जय हिंद दोस्तों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल केडी स्टार्ट एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है प्रस्तावना, जिस टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा होता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। दोस्तों, हम इसी पूरे टॉपिक से बात करेंगे, इस लिखा हुआ से बात करेंगे प्रस्तावना से किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछता है। तो हम इसे शुरू करने से पहले कुछ मुख्य बातें लिखवा देना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो रोक कर भी आप अपने नोटपैड पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रस्तावना को। तो इस प्रस्तावना को संविधान में प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिया गया। संविधान में प्रस्तावना का विचार आपका अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक। लेकिन इसी को कहेगा कि इसका भाषा कहाँ से लिया गया, तो इसका भाषा जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपका दो सवाल यहाँ से बन गया। इसका जो भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और ये जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो दो चीज़ समझ में आया आपको। इसके आगे आप जैसे बढ़िएगा तो भैया पूछेगा कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ। तो भैया जान लीजिए कि संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसको एक तरह से और पूछता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो संविधान को अंगीकृत जो किया गया, अपनाया जो गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही। भैया इसके आगे आप जैसे भी बढ़ेंगे तो पूछेगा भारतीय संविधान को लागू कब किया गया। भैया तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया। तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में लागू किया गया, ठीक। अब भैया आगे जैसे इसके बढ़िएगा तो कहेगा कि एक टॉपिक और आपको लिखवा देते हैं, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में एक मुख्य टॉपिक है आपका इसी में कि BN राव को संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसको नियुक्त किया गया। तब BN राव को, किसको? BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। इसमें कितने समितियों का निर्माण किया गया था? संविधान निर्माण में 13 समितियों का निर्माण किया गया था। ये पढ़ने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। ऑब्जेक्टिव अगर आपसे न लगेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो संविधान निर्माण में कितने समितियों का गठन किया गया? तो 13 समितियों का गठन किया गया, ठीक है। इसे नोट करते जाइएगा। जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को थे। जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। कहा जाता है कि संविधान का पिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो आपको इतना चीज़ मालूम हो गया, इसे नोट करते जाइएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। इसके आगे में आप जैसे भी बढ़िएगा तो भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन है? भारत का। अपने जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ठीक। इसमें भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान को निर्माण में समय लगा था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना
18 दिन लगा था। ठीक है, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये आपसे बहुत बार सवाल पूछता है कि इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द को जोड़ा गया, या आपको दे देगा समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था। तब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भैया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, अब इसके आगे आप जैसे बढ़िएगा तो कहेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। तो आप किताब में पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, कुछ लोग और अलग पढ़े होंगे, तो देखिए हम दोनों को विस्तार से बता रहे हैं कि क्यों कहेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद जो 32 है भारतीय संविधान की आत्मा है, आत्मा कहिए या कुंजी कहिए। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है, तो किसके अनुसार, तब BR अम्बेडकर के अनुसार, जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 के अंतर्गत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में, उसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन भैया BR अम्बेडकर के अनुसार कोई वक्ता का नाम देगा तभी अनुच्छेद 32 होगा। अगर किसी वक्ता का नाम नहीं होगा तब आप इस प्रस्तावना को ही आत्मा कहेंगे। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहेंगे, प्रस्तावना को। ठीक, लेकिन आप कहीं कहीं जाएंगे तो प्रस्तावना भी ऑप्शन में नहीं देगा, आपको एग्जाम में प्रस्तावना भी नहीं दिया रहेगा, इसके जगह पे उद्देशिका लिखा रहता है, उद्देशिका लिखा रहता है। ठीक, अब आप तीनों में से कैसे इसको पहचान करेंगे, कभी दे देगा अनुच्छेद 32, कभी प्रस्तावना, कभी उद्देशिका। तो देखिए प्रस्तावना से जो तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श, उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया, और वह जो आदर्श है उसे प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्तावना हुआ, लेकिन प्रस्तावना को लाया कैसे गया, अब ये सवाल उठेगा, तो प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की है। 13 दिसंबर 1946 को क्या किए, एक उद्देशिका पेश की है कि किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, किस प्रकार का संविधान हमें बनाना है या होना चाहिए। ठीक है, इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ यह जो प्रस्ताव था संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में शामिल कर दिया गया। इसी वजह से भैया, इसी कारण से प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। समझ में आ गया, यानी प्रस्तावना ही उद्देशिका है। तो यहाँ प्रस्तावना नहीं देगा भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, अगर प्रस्तावना भी न रहे, अनुच्छेद 32 भी न रहे, तो आप उद्देशिका पे लगा सकते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आँख पे लाइट पड़ रहा है, थोड़ा सा वीडियो ऑफ कीजिए, आँख पे लाइट पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, बंद कीजिए ना। ठीक, चलिए भैया आगे आप देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए इसमें जितने भी वर्ड हैं हम 3 पार्ट में करके समझेंगे। कितने पार्ट में करके समझेंगे, 3 पार्ट में करके इसको समझेंगे। कौन कौन सा, एक आप स्रोत करेंगे, ठीक है,
स्रोत, ठीक, और दूसरा का स्वरूप, एक उद्देश्य। 3 पार्ट में करके इसमें जितने भी वर्ड को लिखा गया है उसको हम समझेंगे। देखिए, जैसे हम भारत के लोग, ये स्रोत में आएगा। हम भारत के लोग, अब हम भारत के लोग के मतलब क्या हुआ? तो भैया भारत का जो अंतिम सत्ता है वह जनता के पास है। जब इस चीज़ का अर्थ आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह होता है भारत में जो अंतिम सत्ता है वह जनता के पास है। जनता ही संविधान को शक्ति प्रदान करता है। जो सिस्टम में सबसे ऊपर संविधान है उसको शक्ति प्रदान करता है, और संविधान ही सब नियम पे कार्य करता है, प्रशासन, ठीक है। तो ये अंतिम सत्ता किसके पास है? जनता के पास। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भैया अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के मतलब क्या होगा? तो भैया आप नोट कर लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के मतलब हुआ ऐसी राजनीतिक सत्ता जिसके ऊपर कोई दूसरा उच्च राजनीतिक सत्ता ना हो। ऐसी राजनीतिक सत्ता जिसके ऊपर कोई दूसरा उच्च राजनीतिक सत्ता न हो, या आप दूसरे अर्थ में लिख सकते हैं कि आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र, यानी अपने आप से हम निर्णय लेने में सक्षम हैं। ये नहीं कि जैसे ब्रिटिश आकर हम पे निर्णय दे, हम खुद स्वतंत्र हैं आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से किसी भी चीज़ का निर्णय लेने के लिए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ में आ गया। आप दोनों में से कोई याद रख लीजिएगा, ऐसी राजनीतिक सत्ता जिसके ऊपर कोई दूसरा उच्च राजनीतिक सत्ता ना हो। तो चलिए स्वरूप में एक आप जान गए। अब देखिए समाजवादी। समाजवादी क्या है? यहाँ समाजवादी से तात्पर्य है, देखिए ये समाजवादी हमारे भारत में जो लिया गया है गांधी जी और नेहरू जी के विचार से लिया गया है। लेकिन यही आप यूरोप में जाएंगे तो कार्ल मार्क्स के रूप से लिया गया है। वहाँ पे यूरोप में वर्ग मजदूर को संघर्ष के रूप में दर्शाया गया है। किस चीज़ के रूप में? संघर्ष के रूप में। लेकिन हमारे भारत देश में समाजवाद के मतलब आपसी मेल मिलाप से है, यानी आर्थिक सामाजिक। समाजवाद क्या है? आर्थिक सामाजिक न्याय तथा प्रतिष्ठा अवसर में समानता स्थापित करना। आर्थिक सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा तथा अवसर में समानता स्थापित करना किसके आधार पे? आपसी मेल मिलाप के आधार पे। जो भी गरीब और धनी है उनको बराबर करने का माने प्रयास करना, कि जो खाई है उसको भरने का प्रयास, ठीक है। समाजवाद समझ गए। इस समाजवादी को कब जोड़ा गया था? अभी बताए थे ना, बताइए कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष। भैया पंथ निरपेक्ष के मतलब क्या होता है? आप लोग प्रस्तावना बहुत बार पढ़े होंगे लेकिन इस चीज़ का अर्थ नहीं जानते होंगे, तो आज जान लीजिए, आज इसको भूलिएगा मत। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? देखिए, पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को एक समान रूप से महत्व देगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होगा? सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, सरकार सभी धर्मों का एक रूप से महत्व देगा। सरकार जो है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। तो पंथ निरपेक्ष के मतलब भी समझ गए। कोई राज्य हो या देश है, वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। नाम मात्र का हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष क्या है? सरकार सभी धर्मों को एक समान रूप से महत्व देगा, वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अब आइए लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए आप लोग फिल्म बहुत देखते होंगे,
या नेताजी लोग को भाषण देते हुए बहुत सुनते होंगे। तो जो लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो वो सोचते होंगे कि लोग कहता है कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक है, इसके मतलब क्या होता है। इंटर ग्रेजुएशन के भी बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन आप आज जान जाइए, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो लोकतंत्रात्मक क्यों लोग बोलता है, जो नेता लोग भाषण देते हैं, तो लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है। देखिए, लोकतंत्रात्मक माने लोगों का शासन। किसका शासन? लोगों का शासन। अब यहाँ तात्पर्य क्या है लोकतंत्रात्मक से, तो लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाएगा। शासन जनता द्वारा, भैया किसके द्वारा चलेगा? शासन है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्रात्मक। मतलब क्या हुआ कि हम किसी व्यक्ति को चुनेंगे और वह किसी प्रतिनिधि को चुनेंगे, वह हम पे शासन करेगा। तो हम एक बार चुनते हैं, वह 5 साल हमसे अच्छा हुआ हो या बुरा हो मेरे लिए कार्य करता है। अच्छा नेता मिला तो अच्छा कार्य करेगा आपके लिए, बुरा मिला तो आपका हालत ख़राब कर देगा। तो इसमें लोकतंत्रात्मक मीन्स क्या होगा? लोगों का शासन। ठीक है। उसके बाद में आप बढ़िएगा गणराज्य। तो गणराज्य के मतलब क्या है? तो पहले आप सब देख रहे होंगे कि जमींदार का बेटा ही जमींदार, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है। लेकिन गणराज्य के मतलब क्या हुआ कि नहीं, वंशानुगत राजा राज्य नहीं करेगा, बल्कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पे देखिए, गणराज्य का मतलब क्या होगा? भारत में देश का प्रधान कोई वंशानुगत राजा नहीं होगा। भारत में देश का प्रधान कोई वंशानुगत, यानी राजा के बेटा राजा नहीं होगा। चाहे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ क्या है? निर्वाचित है, निर्वाचन होकर ही वह बनेगा। वह गरीब हो या धनी हो, दोनों में से कोई भी बन सकता है। उसके पिताजी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ का राजा हो या नहीं हो, लेकिन वह निर्वाचन होकर जाएंगे तो राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जिसको हम लोग राजा महाराजा उस समय कहते थे। तो यहाँ वो चीज़ ख़त्म कर दिया गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो गणराज्य समझ में आ गया, लोकतंत्रात्मक समझ में आ गया, शासन जनता द्वारा चुने गए। और इसमें क्या है कि कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यहाँ चुनाव के द्वारा कोई भी प्रधान बनेगा। ठीक। अब आइए, इतना चीज़ आप समझ गए, ये स्वरूप में पढ़े आप लोग। कहाँ गया? ये इतना चीज़ स्वरूप में हुआ, 1 2 3 4 5, ये स्वरूप में हुआ। अब आप आइए उद्देश्य में। उद्देश्य में बढ़ेंगे तो उद्देश्य में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, न्याय, ये न्याय क्या बात करता है? तो न्याय किसके आधार पर? तो देखिए भैया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 आधार पे। तो यहाँ पे अगर कह देगा कि धार्मिक न्याय, तो नहीं। आप अभी पढ़े थे गणराज्य में, पंथनिष्ठ में, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। तो हमारे देश में धार्मिक न्याय की बात नहीं किया जाता है, तो बात किस पे किया जाता है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय पर बात करता है। ठीक है। तो यहाँ न्याय किस चीज़ पे बात करता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब आगे बढ़ेंगे तो स्वतंत्र, तो सामाजिक के मतलब क्या है? तो समाजवाद से है। न्याय की बात करता है सामाजिक, तो सामाजिक क्या है? तो सामाजिक समाजवाद से सबको समानता की बात करता है। ठीक। अब आर्थिक आया, तो भैया आर्थिक क्या है? तो आर्थिक तौर पर विषमता को दूर करना। आर्थिक तौर पे यानी गरीबी और धनी को बीच में खाई जो है उसको दूर करना, सबको समान बनाने का प्रयास करता है। कौन करता है? तो आर्थिक करता है। ठीक। उसके बाद में क्या है? राजनीतिक। तो राजनीतिक क्षेत्र में सभी को, सभी व्यक्ति को, सभी को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। किसमें? राजनीतिक में। तो यानी सबके साथ न्याय, राजनीतिक में भी सबको आने का, आर्थिक में गरीब और धनी के बीच के खाई को, विषमता को दूर करने का,
सामाजिक में सबको समान बनाने का, ठीक है। अब आइए आप आगे बढ़ेंगे तो स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ भैया? तो स्वतंत्रता का मतलब हुआ व्यक्ति को स्वतंत्रता इस प्रकार से दिया जाए, व्यक्ति को भैया स्वतंत्रता इस प्रकार दिया जाए कि वह खुद का विकास करे, दूसरे का नहीं, वह खुद का विकास करे। और वह जब खुद का विकास करेगा तो वह अपने देश का विकास करेगा। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता इस प्रकार दिया जाए कि वह खुद का विकास करे एवं उसके विकास से हमारे देश का विकास हो। आया समझ में? अब आइए आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? समता। धर्म की उपासना, समानता और समता, ठीक है। तो समता से तात्पर्य क्या है? तो समता सब लोगों को समानता की बात करता है, सभी लोगों की समानता की बात करते हैं। यह आर्थिक स्तर एवं सामाजिक स्तर पर समानता का बात करता है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता का बात करता है। उसके आगे जैसे बढ़िएगा तो आपको बंधुता मिलेगा। बंधुता के मतलब क्या हुआ? आपसी भाईचारा। बंधुता माने भाई, माने सभी भारतीयों के बीच आपसी भाईचारा हो, ठीक। उसके बाद में आपको मिलेगा व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा की मतलब क्या हुआ? तो भैया भारतीय नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। भारतीय नागरिक को जीवन जीने का अधिकार, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 21 में, उसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे ही बढ़ेंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये कब जोड़ा गया था? तो यहाँ देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द के मतलब क्या हुआ? देखिए हमारे देश में विविधता में एकता वाला देश है, भारत में विविधता में एकता वाला देश है। आप ले लीजिए धर्म के आधार पे, ठीक है, भौतिक स्तर के आधार पे और भाषा के स्तर के आधार पे, ठीक है। आप इस तरह से आप ले लेंगे कि अनेकों तरह के विभिन्न लोग हैं और विभिन्न होते हुए भी एकता है। धर्म, भाषा, भौतिक स्तर के विभाजन पे तो बहुत सारे विविधता में भी एकता व अखंडता है, ठीक है। अब आप इतना ही चीज़ को जान गए तो अब इस चीज़ को आप कर लेंगे। उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव का लगाइएगा, नहीं होगा तो हम भेज देंगे आपको कोई PDF, उसमें आप लगा कर देखिएगा कितना सवाल बन रहा है और कितना सवाल आपसे नहीं बन रहा है, तो हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप कितना चीज़ जान गए? तो एक चीज़ जान गए, ये आप शक्ति के बारे में जान गए। शक्ति कहिए या आप क्या कहेंगे, शक्ति कहिए या स्रोत कहिए। उसके बाद ये संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, ये क्या हुआ? स्वरूप। यहाँ से न्याय का जो बात किए, ये आपका हो जाएगा उद्देश्य। न्याय, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, बंधुता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सब क्या हो गया? आपका स्वरूप, ठीक है, उद्देश्य हो गया। तो आप भैया आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और नहीं तो मत कीजिएगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगला अगर वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम अगला वीडियो आपको दे देंगे। चलिए तो जय हिंद, जय भारत।